नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ में हूं हेमंत कुमार। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे इस खास शो 4 के चक्रव्यूह के साथ 4 के चक्रव्यूह में आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जो सीधे आपसे सरोकार रखते हैं। तो 4 के चक्रव्यूह में आज हमारे साथ 4 खबरों को समझाने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ से खुर्रम निजामी जुड़े हुए हैं जो कि यूपी में लगातार बढ़ रहे वारदातों को लेकर जानकारी देंगे। साथ ही आगरा से हमारे साथ संजय सिंह जुड़ चुके हैं जो कि डॉक्टर योगिता गौतम हत्याकांड मामले को लेकर के विस्तृत जानकारी देंगे। इसके साथ ही कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं जो कि बिकरू कांड मामले में जय वाजपेयी की अकूत संपत्ति और पुलिस कनेक्शन के मामले को लेकर जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहली खबर है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कन्नौज और महोबा में हुए डबल मर्डर ने पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगाए हैं। कन्नौज के सदर कोतवाली के होदापुरवा गांव में जहां पर एक सिरफिरे युवक ने अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से हत्या कर दी, साथ ही कोतवाली जाकर अपने गुनाह को कबूल लिया। वहीं महोबा के श्रीनगर कोतवाली के भैरवगंज मोआल में एक दंपति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई। इसमें रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन दोनों ही जगह पर हुई वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गया है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से सवाल है कि आखिर ये क्या हो रहा है, अपराधी बेलगाम क्यों है? क्योंकि जिस तरह से कन्नौज में एक सन की पति ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, ताबड़तोड़ होती वारदात पुलिस पर कई सवाल यहां पर खड़े करती है। कन्नौज में सन की पति ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, उससे ये लगता है कि जो बदमाश है, जो हत्यारे हैं, वो पूरी तरह से बेखौफ हैं। पुलिस का कोई डर इनमें नहीं है। लेकिन फिलहाल दूसरी खबर की भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से यहां पर एक के बाद एक घटनाएं सामने आई है। इसके बाद लगातार इसे लेकर के सवाल उठे हैं इस बात पर कि आखिरकार क्राइम बेलगाम क्यों होता जा रहा है, क्राइम अनकंट्रोल क्यों होता जा रहा है, पुलिस आखिर क्या कर रही है, क्यों नहीं पुलिस का खौफ इस इलाके में इन बदमाशों पर है, अपराधियों पर है। ये तस्वीरें आप देखिए, ताबड़तोड़ होती वारदात, पुलिस के अभी भी खालियात इस मामले को लेकर। कन्नौज में सन की पति ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही योगिता हत्याकांड के मामले में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा यह है कि योगिता की हत्या चाकू से गोदकर नहीं बल्कि गोली मारकर की गई थी। 3 गोलियां योगिता के शरीर से बरामद हुई उस वक्त जब पोस्टमार्टम किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, एक के बाद एक ताबड़तोड़ जिस तरह की वारदात सामने आ रही है, वो एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन आज अगर हम बात करें किस तरह से वारदात सामने आई है, देखिए तमाम वारदात सामने आ रही है, जिसमें एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों बिगड़ रही है। और सरकार की हम बात करें तो सरकार ने बकायदा डेटा जारी करके ये बताया है आंकड़ों के हिसाब से कि जो हमारे जो वर्तमान हुक्मरान हैं, जो उनके रिजाई में बहुत कम वारदात हुई है। अगर आप पिछले सरकारों से कंपेयर करें तो एक पूरा कंपेटिवली डाटा दिया है और स्थापित करने की कोशिश की है कि इस मौजूदा शासनकाल में क्राइम कम हुआ है। ये तभी जारी करती है सरकार जब वो चारों तरफ से घिर जाती है और उन्हें सफाई देनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कम हुआ है, लेकिन ये होता है कि जिस तरह से क्राइम हो रहा है वो लेकर सवाल, चाहे वो कन्नौज की बात हो, चाहे शाहजहांपुर की बात हो, चाहे अन्य जिलों की बात हो, जिस तरह के लगातार क्राइम हो रहा है। चाहे आपको याद होगा किस तरह से बस अगवा हो जाती है और बाद में चलता है कि आरटीओ दलाल कर रहे थे। तो ये सब तमाम बातें एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आप किस तरीके से करते हैं। देखिए किसी बात पे झगड़ा हुआ, किसी का उसमें मर्डर कर दिया, तो इसमें पुलिस बहुत कुछ तो नहीं कर सकती है सॉल्व करने के अलावा। लेकिन अगर बस अगवा हो जाए, बिकरू कांड हो जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। और लेकिन ये हिसाब है जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, तकरीबन 150 के ऊपर एनकाउंटर हो चुके हैं पिछले 3 साल में,
और ये बताता है कि जो अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं, जबकि हौसले की जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद है। यही वजह है कि बार बार अपोजिशन को स्लैम कर रहा है और मौजूदा सरकार को। आपको जानकर हैरानी होगी और विचित्र स्थिति ये भी है कि ये वो सरकार है जो आरोप लगा रहे हैं कभी वो गिरते थे। यानी कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार का ये जो पिछली गुजरी है समाजवादी पार्टी की, उस पर यह आरोप लगता था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उससे पहले बसपा सरकार थी, उस पर यह आरोप लगता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी होती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उस पर सपा और बसपा आरोप लगा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश का जो सूरत हाल है उसमें लॉ एंड ऑर्डर पिछले कई सालों से दुरुस्त नहीं हो पाया है और एनकाउंटर इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये भी बात बिल्कुल साफ हो गई। जिस तरह से आगरा में अगवा की गई थी, बस को हाईजैक कर लिया गया था, उसमें भी जो मुठभेड़ होती है, हाफ एनकाउंटर कह सकते हैं, पैर में गोली मार दी गई थी। आप देखें तो किसी बिकरू कांड में लगातार एनकाउंटर होता है, फिर एकदम से एनकाउंटर में थम जाते हैं और अब उसके बाद से लगातार सरेंडर का सिलसिला शुरू हो चुका है बिकरू कांड में। यानी कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर शक होना लाजमी है कि आखिर ये वक्त होता है जब लगातार एक घटना को लेकर ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे थे, फिर ऑल ऑफ अ सडन उसमें उसी वारदात को लेकर के जो और लोग नामजद थे वो सरेंडर करने लगते हैं और जेल जाने लगते हैं। आप जेलों की बात करिए तो वहाँ पे आप मुन्ना बजरंगी याद आ जाएंगे आपको, किस तरह से उसकी हत्या जेल के अंदर हो गई थी। आप याद करिए कि किस तरह से बिकरू कांड हुआ था। आप याद करिए कि शाहजहांपुर की घटना में किस तरह छेड़खानी में हुई, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं वो छेड़खानी घटना नहीं थी, स्पीडिंग का घटना थी। तो जाहिर सी बात है जब कोई क्राइम होता है और आप उसको ढंग से टैकल नहीं कर पाते हैं और उसको घुमाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप संदेह के घेरे में आ जाते हैं। लेकिन सवाल वही बड़ा है कि आखिर वजह क्या है। निज़ाम बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जो क्राइम का ग्राफ है वो कम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब कब मिलेगा ये कहना और सोचना बड़ा ही मुश्किल बन चुका है। और $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आखिर वजह क्या है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ हर सरकार में बढ़ता ही है, घटता नहीं है। और सरकार भले ही कहे कि नहीं हमारे में घटा है तो थोड़े हास्यास्पद जरूर लगता है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि रोजाना हत्या की वारदातें भी सामने आ रही है, चाहे वो योगिता हत्याकांड की हम बात करें या बाकी जिस तरह से आज हमने देखा कि कैसे एक पत्नी और सास का मर्डर कर दिया गया, ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है तमाम जगहों पर। क्या ये दर्शाता है खुर्रम कि कैसे आखिरकार जो बदमाशों के हौसले बुलंद है उनमें डर नहीं है, पुलिस का इकबाल कम होता जा रहा है? देखिए कई क्राइम होते हैं और क्राइम को अलग अलग निगाह देखना पड़ेगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हत्या होती है उसको आपको किस तरह लीगल तरीके से आप सॉल्व कर पाते हैं वो एक अलग मुद्दा होता है। लेकिन आप योगिता हत्याकांड की बात करिए तो उसमें फिट ऑफ द रेंज की बात आती है, सामने आ रही है, अभी तहकीकात चल रहा है जिस तरह से हो रहा है। देखिए घर के अंदर कोई क्राइम हो रहा हो तो आप उस पर बहुत ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं खड़ा कर पाते क्योंकि हर जगह पुलिस की निगाह रखना आसान नहीं होता और तकरीबन नामुमकिन ही होता है। लेकिन जो तरीका है पुलिस का वो ये है, आप शाहजहांपुर की घटना को मैं इससे बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ पर सीधे सीधे छेड़खानी की बात थी, लेकिन पुलिस की माने तो पुलिस करीब वो स्पीडिंग की बात थी, तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही थी, लड़ी और उसकी वजह से बच्ची की जो होनहार छात्रा थी उसकी मौत हो गई। यहीं पर सवाल उठता है कि आखिर हर क्राइम पर आप सवाल नहीं हो रहा है, उस क्राइम पर सवाल हो रहा है जो आपको चैलेंज करता हुआ दिख रहा है। बिकरू कांड पर आपका नाम आता है, शाहजहांपुर पे आपका नाम आता है, योगिता की जहाँ तक की बात है तो वहाँ जिस तरह से मारा गया तो वो एक ऐसा क्राइम था जो फिट ऑफ द एंकर था, फिट ऑफ द रेंज ऑफ द मूवमेंट की बात थी। लेकिन उसके बाद भी कहा यही सोचने वाली बात होती है कि बिल्कुल खुर्रम आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। हमारे बाकी के सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कानपुर से और साथ ही साथ आगरा से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं आगरा में SN मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब डॉक्टर योगिता गौतम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि शरीर से 3 गोलियां निकली हैं, क्योंकि हत्यारे डॉक्टर विवेक तिवारी ने अपने इकबालिया बयान में कहा था कि उसने योगिता की हत्या गला दबाकर और चाकू मारकर की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जब हत्यारे डॉक्टर की बात झूठी साबित हुई तो पुलिस ने दोबारा उससे पूछताछ की और उस पूछताछ में यह सामने आया कि डॉक्टर योगिता की हत्या उसने गोली मारकर की थी, उस हथियार को उसने फेंक दिया। अब पुलिस उस आला कत्ल की बरामदगी के लिए लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इससे लेकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं और उनका हम रुख करेंगे और ये आपको बताएंगे कि आखिरकार दोबारा पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आया,
किस तरह से ये अब जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। संजय के पास सीधा रुख करेंगे। संजय, इस पूरे मामले को लेकर के, डॉक्टर योगिता हत्याकांड के मामले को लेकर के, सबसे पहले तो हमने देखा कि हत्यारे ने अपना बयान भी बदला। पहले चाकू से वारदात को अंजाम देने की बात कर रहा था, लेकिन जब योगिता के शरीर से 3 गोलियां निकली तब उसने कबूल किया कि उसने गोली मारी। अभी क्या कुछ अपडेट है? इस पूरे मामले को जिस प्रकार से जो हत्याकांड हुआ, डॉक्टर योगिता गौतम का हत्या हुई, उसके बाद से लगातार पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल की तो एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर विवेक तिवारी का नाम सामने आया। डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार किया गया, सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई। डॉक्टर विवेक तिवारी ने अपने इकबालिया बयान में कहा था कि मैंने पहले योगिता का गला दबाया, उसके बाद उसे लगा कि उसकी मौत नहीं हुई है तो चाकू से वार कर उसकी हत्या की और झाड़ियों में शव फेंक दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जब 3 गोलियां उसके शरीर में निकली तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया मोड़ ले लिया। उसके बाद दोबारा पूछताछ की गई, पुलिस उससे दोबारा कड़ाई से पूछताछ की तो फिर उसने बताया कि उसने योगिता को गोली मारी है और गोली मारकर उसकी हत्या की है और शव को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से वो जो आला कातिल है, उस आला कातिल को पुलिस बरामद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो डॉक्टर विवेक तिवारी है उसने बताया कि मैंने वो आला कातिल था, जो हथियार था उसको फेंक दिया था, उसको बरामद करने का प्रयास पुलिस कर रही है। और भी कई बिंदुओं पर इसमें जांच कर रही है कि आखिर हत्या की जो मेन वजह है वो क्या थी। कहीं ना कहीं डॉक्टर शादी करना चाहता था, जो गौतम है डॉक्टर, उनसे तो शादी को लेकर एक बड़ा बात चल रही थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। जब शादी के इंकार कर दिया तो उसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया डॉक्टर द्वारा। बिल्कुल संजय, और पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ कहना है? जो अभी तक पूछताछ हुई है हत्यारे तिवारी से, उसके बाद पुलिस क्या मान करके चल रही है कि क्यों आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं छेड़खानी की पहले से बात चल रही आ रही थी, परेशान करने की बात चली आ रही थी। तो डॉक्टर के साथ जो योगिता गौतम है, साथ में पढ़े हैं, सीनियर था ये जो डॉक्टर विवेक तिवारी इस समय जालौन में मेडिकल अफसर था। और जो डॉक्टर योगिता है आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में गायनिक विभाग है, उसमें जूनियर डॉक्टर थी और काफी होनहार ये डॉक्टर थी। काफी जो ऑपरेशन से कोविड काल था उसमें उन्होंने काफी मेहनत की और लगातार ड्यूटी की। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो अभी तक बात पता लग रही है, वो शादी करने को लेकर लगातार प्रेशर बना रहा था डॉक्टर विवेक, लेकिन परिजनों को शायद ये मंजूर नहीं था, डॉक्टर योगिता को भी ये मंजूर नहीं था। उसको लेकर कहीं ना कहीं रुष्ट होकर या उसको लेकर उस क्रोध में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन जो इकबालिया बयान पहले था उसमें झूठ बोला। दूसरी बार जब पूछताछ उससे की गई तब उसने सच बताया कि उसने गोली मारकर हत्या की है योगिता की। लेकिन संजय, जो अभी तक की जांच हुई है उसमें डॉक्टर योगिता को एक कैसे मिला, उसके बाद अपनी गाड़ी में लेकर के गया और फिर इन दोनों के बीच में कोई कहासुनी हुई जिसकी वजह से हत्या की गई? बिल्कुल, पहले से ही डॉक्टर को जानती थी योगिता, क्योंकि विवेक तिवारी साथ में पढ़े हैं या ये सीनियर था तो पहले से जानती थी। लेकिन जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा है, योगिता अपने जो पीजी जहां रहती थी वहां से निकली है, बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी में बैठी है। उसके बाद जो डॉक्टर का इकबालिया बयान उसमें सामने आया कि जब गाड़ी में बैठी तो कहीं ना कहीं कहासुनी उनके बीच में हुई, झगड़ा हुआ, उसको लेकर डॉक्टर ने जो योगिता है उनकी हत्या कर दी। तो कई सारे बिंदु हैं, पुलिस और भी इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले इकबालिया बयान आया विवेक तिवारी का, उसमें झूठ बोला गया, तो अब गंभीरता से लेकर कई बिंदुओं पर इसमें जांच कर रही है पुलिस। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार एक के बाद एक अगली खबर का रुख करते हुए कानपुर के बिकरू कांड मामले को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने जय वाजपेयी और पुलिस गठजोड़ का खुलासा कर दिया। दरअसल जय वाजपेयी के मकान में अवैध तौर पर 3 पुलिसकर्मी रह रहे थे। फिलहाल इस खुलासे के बाद कानपुर पुलिस ने फजीयत होती हुई देख करके उप निरीक्षक राजकुमार, उप निरीक्षक उस्मान अली और उप निरीक्षक खालिद को सस्पेंड किया है। इसके साथ ही जय वाजपेयी की अकूत संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। ब्रह्मनगर में 12 संपत्तियां मिली है। ये संपत्तियां 2008 से 2015 के बीच खरीदी गई थी। अब इस मामले को लेकर भी जांच तेज हो गई है। इसे लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिकरू हत्याकांड को लेकर के नया खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल वाजपेयी का हम रुख करते हैं। राहुल, बिकरू हत्याकांड को लेकर के क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है?
जी देखिए, अपडेट की अगर बात करी जाए तो जय वाजपेयी की जो संपत्तियां थी, करीब 12 संपत्तियां थी जो उसने ब्रह्मनगर इलाके में कब्जा करी थी, जो केडीए की प्रॉपर्टियां थी उन पे उसका कब्जा था, और वहां खाकी जो सिपाही हैं और दरोगा हैं वो वहां रहते थे। कहीं ना कहीं जय वाजपेयी जो क्षेत्र में अपना वर्चस्व वो जमाना चाहता था, वर्चस्व के ही चलते उसने दरोगा और सिपाहियों को ये घर रहने के लिए दिया था और उनसे किराया भी नहीं लेता था। केडीए से उस मामले में जय वाजपेयी और केडीए के बीच विवाद भी चल रहा था जो कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा बता दूं, कल ही आईजी महोदय द्वारा 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। तीनों उप निरीक्षक थे जो जय वाजपेयी के ब्रह्मनगर इलाके में रहते थे, और भी पुलिसकर्मी हैं जिनकी अभी पहचान करी जा रही है, जो 12 घरों में और अन्य पुलिसकर्मी थे वो रहते थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हेमंत करीब 2005 से 2008 के बीच इस तरीके की संपत्ति बना ली जय वाजपेयी ने। जय वाजपेयी बिकरू के आगे एक गांव है, वहीं का रहने वाला था। विकास दुबे के संपर्क में था। विकास दुबे के कामों में जो उसके काले धंधे थे उनमें वो पैसा लगाता था। उसी पैसे का उस पैसे को वो सफेद करता था और विकास दुबे के काले धन को। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से विकास दुबे का वो खजांची था और उसने कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मनगर इलाके में करीब 12 मकान अनाधिकृत रूप से कब्जा किए थे। जी बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपके पास सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन इस वक्त हम सुनवा देते हैं कि एसएसपी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। विकास दुबे वाले मुकदमे में जय वाजपेयी उसका साथी है जो उस मुकदमे में जेल में है, और उसके अन्य साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। मुकदमा कायम है जिसमें उनके अन्य साथियों पे इनाम भी डिक्लेयर किया गया है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ सूत्रों से ये संज्ञान में आया है कि अभी भी कुछ पुलिसकर्मी जो उसका एक मकान है उसमें किराए पर रह रहे हैं। इसी को देखते हुए छापेमारी करवाई गई, वहां तस्दीक किया गया तो 3 पुलिसकर्मी वहां 3 सब इंस्पेक्टर वहां रहते हुए मिले। उनके खिलाफ रिपोर्ट लेके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और एसपी गश्त को उसकी जांच की गई है किस तरह के संबंध उनके थे, और इसके अलावा और भी अगर कोई पुलिसकर्मी जिसका अपराधियों के साथ गठजोड़ होगा उसके खिलाफ और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो बिकरू कांड को लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच एक बार फिर से राहुल का रुख करते हुए, राहुल, जिस तरह से हमने सुना, एसएसपी को भी सुना और अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वो तो एक बार फिर से यही बताते हैं कि एक बार फिर से जो गठजोड़ पुलिस और बदमाशों का होने को लेकर के सवाल उठे थे, वही बात फिर से सामने आई है कि पुलिस किस तरह से अपराधियों से मिली हुई रहती है निचले स्तर पर, उसका अंजाम बिकरू कांड की तरह सामने आता है। जी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ ही बिकरू कांड के अंजाम के रूप में सामने आता है। जिस तरीके से बिकरू कांड में जो पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना हुई थी जिसमें डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसके बाद से लगातार जो परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, जिसको इंडिया न्यूज भी लगातार कर रहा है कि किस तरीके अपराधियों और पुलिस का गठजोड़ था, जिसके चलते कल जो बीते दिन देखने को मिला कि किस तरीके से आईजी ने 3 पुलिसकर्मियों को 3 उप निरीक्षकों को निलंबित किया। जो विकास दुबे जय वाजपेयी जो विकास दुबे का खजांची था, उसके अनाधिकृत रूप से कब्जा किए गए मकानों पर रह रहे थे। इसके अलावा फहरिस्त और लंबी है। जिस तरीके से अधिकारियों से बात हो रही है, जो अन्य पुलिसकर्मी पूर्व में भी जय वाजपेयी के मकान में रहते थे, उनकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं। जल्द ही उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ खुर्रम भी लगातार बने हुए हैं। एक सवाल मैं खुर्रम से लेना चाहता हूं, क्योंकि खुर्रम, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि किस तरह से गठजोड़ है, वो गठजोड़ बार बार सामने आता है, सवाल भी बार बार उठते हैं, लेकिन क्या कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देने मात्र से पूरा सिस्टम ठीक हो सकता है? देखिए, सस्पेंशन से थोड़ा फर्क जरूर पड़ सकता है, लेकिन सिस्टम सही हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से हमारी पुलिसिंग है, और पुलिस भी समाज से ही होती है, जो पुलिस अधिकारी होता है या कांस्टेबल या सिपाही होता है, और उसको मालूम होता है कि किस तरीके से उसको वहाँ फंक्शन करना है। जब आप खाकी का जो बुलंदी होती है, जो एहतमाम होता है, उसको आप दरकिनार कर देंगे तो फिर बिकरू जैसी घटना होना कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी।
देखिए किस तरह के बिक्रू कांड हुआ, किस तरीके सीईओ एसओ का इन्वॉल्वमेंट वहां पर था, सीईओ को किस तरह वहां शहीद किया गया, ये सब तमाम बातें बताती है कि किस तरह के बिक्रू हुआ था। जो गठजोड़ की बात है वो गठजोड़ तभी खत्म होगा जब आप की पुलिसिंग उस लेवल पर होगी जिनका मोरलिंग बेहतर होगा। यानी कि मोरल पुलिसिंग जब तक नहीं होगी तब तक कि आप ऐसे गठजोड़ खत्म नहीं कर सकते। हाँ, सस्पेंशन करने से ही कुछ होता था, लेकिन जब तक कि बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आएंगी, क्योंकि अगर छोटा पुलिसकर्मी का गठजोड़ होता है तो ऐसा नहीं है कि जो आला पुलिस अधिकारी होते हैं उनको मालूम नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है जब तक आला पुलिस अधिकारी को नाम ऊपर एक्शन ना हो तब तक नीचे सबको ठीक नहीं हो सकता है। जब बड़ी मछलियां फंसेंगी, जब बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होगी तो छोटी मछलियां सहम जाएंगी, घबरा जाएंगी और उसके बाद ही ऐसा गठजोड़ पे थोड़ा लगाम लग सकती है। लेकिन आप बिल्कुल इसको हटा देंगे, बैनिश कर देंगे, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। और फिलहाल मौजूदा हालात में या जो मौजूदा हालात चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश का, उसमें तो ऐसा होना अधिकतर संभावित नहीं लग रहा है। बिल्कुल खुर्रम, और जिस तरह से रोजाना अब बढ़ता हुआ अपराध है उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ ठोस रणनीति सरकार की ओर से बनानी बहुत जरूरी हो गई है। बेहद जो तकनीक के साथ और रणनीति के साथ इस क्राइम को कंट्रोल करने की जरूरत है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्रम, आपका भी, और साथ साथ राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। संजय भी हमारे साथ जुड़े, संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज 4 के चक्रव्यूह में हमने जिन बड़ी खबरों को लेकर के बात की, सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। सरकार हालांकि दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो कार्रवाई क्या काफी है? नमस्कार। संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है। नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा आए। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिकता पर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए। कठिन परिस्थितियों में विवेकाधीन कोष से हुई मदद ने उम्मीद जगाई है। जन जन को मिला सरकार का साथ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ, वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर भी। वीको वज्रदंती। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें।
9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadilly.com, elcoplus@picadilly.com। संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है, नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है।